देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स विद आलिया शाह। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय शो। मेरे आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि आखिर पाकिस्तान में इलेक्शन आने वाले हैं, तो उससे पहले ये हो क्या रहा है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की तरफ से हुकूमती नुमाइंदे हैं जिनको नोटिस दिए गए। इसकी वजह यह है कि इलेक्शन कमीशन के हवाले से कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स जारी हो रही हैं, कुछ ऐसी बातें की जाती हैं जो कि तौहीन के उसमें आती हैं कि जी ये इलेक्शन कमीशन के खिलाफ बात की गई, और उसके ऊपर फिर नोटिस जारी किए। जिस तरह आप जानते हैं फवाद चौधरी साहब को जो है इस हवाले से किया गया, फिर आजम सवाती के लिए किया गया, बल्कि ये भी कहा गया कि इमरान खान ने पेशावर जाकर जो है वो जो इलेक्शन कमीशन है उसकी खिलाफ वर्जी की है, तो उनको जो है इसके हवाले से सजा होनी चाहिए। ये हमारे साथ फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जनाब कुंवर दिलशाद साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग माय शो। सर मुझे ये बताइएगा कि एक तो ये कि सबसे पहले बल्कि इसी पे बात किए लेते हैं कि ये कहा गया इलेक्शन कमीशन की तरफ से बहुत से लोगों को इस तरह के नोटिस जारी हुए, और इमरान खान साहब ने पेशावर का दौरा किया तो उसके ऊपर भी ये कहा गया कि ये गलत है और इसके ऊपर तो सजा बनती है। क्या कहेंगे इसके? पाकिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव यानी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान को इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जैसे आईनी और कानूनी इदारे का एहतराम करना चाहिए था कि जिस वक्त उन्होंने एक नोटिस जारी किया कि आप पेशावर ना जाएं, तो उन्होंने ज़ाहिर है कि अपने चीफ सेक्रेटरी सुबह खैबर पख्तूनख्वा से मशावरत की। जो ब्यूरोक्रेट होते हैं वो हालात के मुताबिक बातें करते हैं। तो मेरी नज़र में हमें जो कल अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश किया वो ये कहा कि सुबह खैबर पख्तूनख्वा के चीफ सेक्रेटरी ने प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को मिसगाइड किया, मिसलीड किया और उन्हें हकायक से बाखबर नहीं रखा गया। उनको ये कहा गया कि जनाब हम गवर्नर हाउस में मीटिंग करते हैं और गवर्नर हाउस में जो है ये तमाम आपने ख्यालात का इजाफा फरमाया, लेकिन वहाँ बैठ के तो उन्होंने डेवलपमेंट की बातें की, हेल्थ कार्ड के बारे में बातें की, इंश्योरेंस कार्ड के बारे में बात की। इसका मतलब है कि बिलवास्ता या बिला वास्ता जो वहाँ इंतखाबात हो रहे हैं, बल्दियाती इंतखाबात 19 दिसंबर के पहले फेज में, तो उस पर असरअंदाज होने की कोशिश की गई असूली तौर पर। लेकिन बहरहाल मामला ये है कि हमारी बदकिस्मती यही है कि हमारे जितने भी चीफ एग्जीक्यूटिव या प्राइम मिनिस्टर आते हैं या अपोजिशन होती है, वो इलेक्शन कमीशन जैसे आईनी कानूनी इदारे के इसलिए भी एहतराम नहीं करते कि माजी में इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का कोई मिसाली किरदार नहीं रहा। मैं खुद इस चीज का गवाह हूँ, मैं एतराफ करता हूँ। लेकिन हम मजबूर थे क्योंकि मैं तो फेडरल सेक्रेटरी था और पूरी इलेक्शन कमीशन की कमान तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चारों मेंबरों के पास होती है। उनकी अपना माइंड सेट होता है, वो तो आगे हुक्म जारी करते हैं तो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को उस पर अमल दरामद कराने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ ये देखें, तमाम आपकी वसातत से, आपका इंटरनेशनल प्रोग्राम की वसातत से मैं ये कहना चाहूंगा कि 2006 में 7 में मनमोहन सिंह थे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो उन्होंने चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को खत लिखा कि हमारी अफवाज हिंद का मानी अफवाज हिंद 15 लाख फौज का सिपह सलार आजम, उसकी रिटायरमेंट हो गई है चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की। तो हमने नया चीफ जो है चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ लगाना है, तो आपके तो ज़ाब्ता इखलाक में तो कोई ज़्यादा नहीं आ जाएंगे, वो ये आप में तो जो कानूनी तौर पर तो कोई उसका हर्फ नहीं आ जाएगा। यानी आप ये देखें कि वजीर आजम हिंद वो आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट पर चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से मशावरत कर रहा है, उनसे इजाजत ले रहा है। तो इसके बाद इंडियन चीफ इलेक्शन, ये हकीकत है, तारीख है, हमारे पास फैसले उनके पास मौजूद है, मुझे खत भी मेरे पास मौजूद है जो उन्होंने खत लिखा चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। तो अब ये देखें कि उन्होंने कहा नहीं कोई बात नहीं, इस पे कोई असर नहीं पड़ेगा, आप अपना चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ अपॉइंट कर लें। तो इज्जत दी ना उन्होंने, अपने आईनी इदारे को इज्जत देने का ये फर्क पड़ा कि पूरी इंडियन जो है ब्यूरोक्रेसी, अदलिया तमाम जो है वो इंडियन इलेक्शन कमीशन के ताबे हो गई। अब नंबर 2 पे ये है, ये बड़े मशहूर है कि इंडिया के चीफ इलेक्शन कमीशन थे, तो वो हमारे वफद भी गया हुआ था, पाकिस्तान के वफद बार बार वो जिक्र करते, उसमें आर्मी जर्नैल भी, आर्मी के कई लेफ्टिनेंट जनरल भी गए हुए थे। तो मीनवाइल जब वो आर्मी चीफ वहां बैठ के बात कर रहे थे तो डिसाई वजीर आजम हिंद का फोन आया चीफ इलेक्शन कमीशन को कि मैंने एक मंदिर में जाना है, वहां एक रसूम अदा करनी है। तो उन्होंने कहा कि नहीं आप जाए, लेकिन कोई सियासी बयान नहीं देना, खामोशी से अपने प्रधानमंत्री करके वापस आ जाना। तो कहा जी ठीक है। और एक और बड़ी बात यह है कि चूंकि आप ताजिद करने जा रहे हैं, मंदिर में जा रहे हैं, तो जो हेलीकॉप्टर का जो खर्चा होगा वो आप अपने प्राइवेट एक्सपेंस से करेंगे, सरकारी तौर पर नहीं कर सकते।
ऑल राइट, मैं कर लेता हूँ। ये है इदारे की इज्जत एहतराम। यहाँ जब एक इलेक्शन कमीशन ने खत लिखा कि जनाब आप आपकी ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफवर्जी हो रही है, और पूरा ये भी लिखा कि इसके तहत स्पीकर, चेयरमैन सेनेट, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, वफाकी वजीर, सूबाई वजीर जो है वो अपने किसी किस्म का भी डेवलपमेंट के बारे में बात नहीं कर सकते, कोई तरक्याती बात नहीं कर सकते। कि वो बाकायदा पैरा लिखा इलेक्शन कमीशन है कि जनाब आपकी तवज्जो इस पर चाहिए। एक वो चले गए और चीफ सेक्रेटरी ने ये कहा जी नहीं, ये तो एक आम हमारी मीटिंग थी, इसका मतलब ये हुआ चीफ सेक्रेटरी की बात मान ले अगर हम, तो फिर गवर्नर हाउस तो हो गया ना नो मैन लैंड, कि जब भी कोई इलेक्शन हो रहा हो गवर्नर हाउस में प्रोग्राम कर लें कि जनाब ये तो नो मैन लैंड है, यहाँ तो कोई हर्ज नहीं होता। लेकिन यहाँ इलेक्शन कमीशन ने थोड़ी सी एक मरवत दिखाई, मरवत ये दिखाई, उन्होंने खामोश हो गए, उन्होंने इस पर कोई तबसरा नहीं किया। लेकिन जो उनके जो वज़रा हैं सूबाई, उनके ऊपर जुर्माने वाने 50,000 रुपए करने के इख्तियारात हैं, वो कर रहे हैं। लेकिन हमारे मौजूदा चीफ साहब बड़े अपराइट चीफ इलेक्शन कमिश्नर का बहुत शानदार कदम उठा रहे हैं, एक आज़ादाना मुख्ताराना इलेक्शन कमीशन बनाने में कोशिश कर रहे हैं वो। लेकिन इससे पहले सरदार रज़ा साहब के ज़माने वाक़या पेशा, तो प्राइम मिनिस्टर को मालूम होना चाहिए था कि वो वहाँ गए, गोटकी में गए, नवाब जो थे मीर महर की डेथ हो गई थी, तो उसकी वो अफ़सोस करने गए उसके बेटे से। उसी हल्के में इलेक्शन भी हो रहा था कौमी असम्बली का, तो उस पर जब वहाँ चले गए, ताज़ियत करके वापस आ गए, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर सरदार रज़ा ने उनको नोटिस जारी कर दिया ज़ाब्ता इखलाक के बारे में। तमाम अखबारात मीडिया में आया। उस वक्त हमारा पॉइंट ये था कि ना अभी तो ताज़ियत करने गए हैं, तो इसमें तो नहीं करना चाहिए था, ये तो कोड ऑफ कंडक्ट के ज़िम्मे में नहीं आते। लेकिन बहरहाल चीफ इलेक्शन कमिश्नर सरदार रज़ा ने जारी कर दिए। उनके बाद वज़रा ने इस पर एतराज़ किया अपने नंबर बनाने के लिए, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने उनके खिलाफ भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर दिया। तो बाद में जैसी आदत होती है हमारे सियासतदानों की, वो तो माफी मांग लेते हैं ना, अपने ड्राइंग रूम में बैठ के, दफ्तर में बैठ के हाथ पाँव पकड़ लेते, पाँव पकड़ लेते। मैंने खुद देखा है कई वज़रा को चीफ इलेक्शन कमीशन के पाँव पकड़ते हुए, तो वो बहरहाल माफ कर दिए गए। अब यहाँ सूरत-ए-हाल जो है एक अच्छी नहीं ली, यानी ठीक है इलेक्शन कमीशन ने देखा हमारे साथ बड़ी कशमकश चल रही है, तनाव चल रहा है, तो उन्होंने इस प्राइम मिनिस्टर के इस विजिट पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन हम एक सिविल सोसाइटी होने से की हैसियत से, या एक एक अपना एक पुराना तजर्बे की बना पर, या फेडरल सेक्रेटरी होने की हैसियत से, तो हम ये कहने की गुजारिश करने के चाहेंगे कि ऐसे मौके पर एहतियात करनी चाहिए थी प्राइम मिनिस्टर साहब को, लेकिन वो चले गए। लेकिन बहरहाल ये तो किसी कहीं पर कोई मौत हो जाए या इस तरीके से हो जाए तो वो तो नहीं जाते ऐसी जगहों पर आमतौर पे। तो यही है ना, काफी उनके करीबी जो दोस्त हैं जिस तरह नईमुल हक साहब और बहुत से ऐसे, तो कहा गया, मतलब खबरें बाकायदा छपी कि वो ऐसी जगहों पर जाना पसंद नहीं करते, तो यहाँ पर चले गए। वहाँ गए ना, हम गोटकी में गए थे ना, मेयर जो थे वो बहुत बड़ी हैसियत है उनकी क्योंकि गोटकी में। वो फिर एतराज इसलिए भी हो रहा होगा कि ये क्योंकि इलेक्शन है इस वजह से यहाँ हाँ, पे चले गए। वो गए और वो चूंकि उन्होंने नई पीटीआई भी ज्वाइन की थी उन्होंने, तो वो उसमें चले गए। लेकिन बहरहाल हमारे इलेक्शन कमीशन ने तो एक्शन लेना कोशिश की, बाद में माफी मांग ली, या तरीका जो है लेटर चला गया, नहीं सर हम तो अफसोस करने गए थे। अब आपका जो ये पॉइंट है कि अब जो ज़ाब्ता इखलाक जो है ये ठीक है, हम आपकी साथ से ये भी कहना चाहेंगे कि जो हमारा इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का जो ज़ाब्ता इखलाक बना है, इसको तरमीम करने की मानते हैं कि जब एक इलेक्शन हो रहा है तो पार्टी का सरबराह अपनी मंशूर पेश करना चाहे, या अपना आइंदा का कोई मुस्तकबिल लाहेमल देना चाहे, इसमें हर्ज क्या है, ये समझ नहीं आई। ये इलेक्शन एक्ट जो है हमारा 2017, उसका जो सेक्शन 132 है, उसमें ये लिखा हुआ है कि ज़ाब्ता इखलाक जो है वो सियासी जमातों की कंसल्टेशन से, मशावरत से बनेगा, बना दिया, एक्ट का हिस्सा बन गया। तो उस पर उन्हें भी ख्याल आना चाहिए था कि जनाब बाकायदा अगर कोई पार्टी का मंशूर पेश करना जाना चाहता है, जाने में हर्ज क्या है, चला जाए। इसकी मशवरे से ये किया गया और अब पॉलिटिकल पार्टीज को ही प्रॉब्लम्स हो रही हैं इससे। अच्छा, मैं आपका एक बहुत जबरदस्त कॉलम पढ़ी थी दुनिया न्यूज में, जिसमें आपने, क्योंकि अभी आपने एक हिस्ट्री की बात की, इंडिया की एक मिसाल दी कि वहां पे क्या हुआ, तो एक और पाकिस्तान की हिस्ट्री के हवाले से आपने उसमें वाकया लिखा, जिसमें आपने कहा कि जनरल अयूब खान जो थे, उन्होंने जब शेख मुजीबुर रहमान को कोई इस तरीके से रियायत दी थी, जिसकी वजह से आपने कहा कि मशरकी पाकिस्तान का जो है वो वाकया हुआ, तो उसमें उसका भी अमल दखल है। वो क्या है, आप मुझे बताना चाहेंगे? वो मेरे कॉलम में ये था, उसमें था कि हमारे यहाँ माफीनामा तस्लीम कर लिया जाता है, हमेशा माफीनामा जो को देते हैं तो मान लेते हैं कि ठीक है जी माफी कबूल कर ली गई। उस माफी कबूल करने से हमारी सियासत, हमारी रियासत पर बड़ा गहरा असर पड़ता है। अब मुजीबुर रहमान साहब अगरतला साजिश केस में बुरी तरह मुलव्वस थे और बहुत सीरियस मुकदमा चल रहा था,
और पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान हाई कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस एस ए रहमान जो थे वो उसको बाकायदा हियरिंग कर रहे थे। लेकिन बहरहाल बहुत अहम केस था। लेकिन उस वक्त तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, नवाब नसरुल्लाह खान साहब के साथ एक पूरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, वो अयूब खान का आखिरी दौर था, तो उस पर उन्होंने जोर दिया कि आप उनको माफ कर दें। तो सदर अयूब खान का मैं तो माफ नहीं करता। तो उन्होंने कहा कि नहीं जी माफ करना पड़ेगा, आप माफ नहीं करेंगे तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस नहीं होगी। तो मुल्क में हंगामे आ रही थी, तो चल रहा पूरे पाकिस्तान भर में। तो उन्होंने कहा नहीं चले सर हंगामा सर है कि सर किस बात पे माफ कर दे, किस बात पे माफ कर दे? अगरतला साजिश केस वापस ले लें। अगरतला साजिश के जो था, मशरक़ी पाकिस्तान का एक साजिश हुई थी ना अलग करने की, उसका नाम था अगरतला साजिश केस। तो अयूब खान ने उसको माफ कर दिया। लेकिन एक बात मैं आपके साथ, कॉलम में इतनी जगह नहीं होती लिखने की, लेकिन जब ये बड़ी तारीखी बात है, जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में अयूब खान ने मजबूर होके, भुट्टो साहब भी थे, तमाम मौलाना बशानी सब मजबूर होकर जब उनका केस वापस लिया और वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 14 मार्च 69 में हुई, तो उस वक्त उन्होंने जब सब तमाम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जब बैठ खड़े थे, जब अयूब खान अंदर दाखिल हुए तो सबके साथ उन्होंने शेक हैंड किया। तो जब मुजीबुर रहमान के साथ आमने सामने हुआ तो ये बड़ा तारीखी मामला है कि सदर अयूब खान ने उनसे शेक हैंड नहीं किया। उसने कहा मिस्टर मुजीबुर रहमान, मैं आपको रिहा नहीं करना चाहता था, लेकिन मैं मजबूर हो गया। ये तमाम जो तुम्हारे दाएं बाएं सियासतदान खड़े हैं, इन्होंने मुझे मजबूर किया कि मैं, लेकिन तुमने पाकिस्तान तोड़ने की साजिश की है तो मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता था जाती तौर पर, तो लेकिन मुझे करना पड़ा। उन्हें हाथ नहीं मिलाया, शेक हैंड नहीं किया। तो ये एक बड़ी, एक मैंने आपके प्रोग्राम में कह दिया, वो बड़ा इसका इसलिए कहा कि अब ये हमारे फाज चौधरी साहब ने माफी मांग ली, यानी इलेक्शन कमीशन को गालियां निकाली, आजम स्वातिन का मैं आतिश कर दूंगा, चीफ इलेक्शन कमीशन करप्ट है, पैसे लेता है, पैसे खाता है, नवाज शरीफ का खास आदमी है। तो इस पे जनाब इन्होंने यही फाज चौधरी ने भी कहा कि आप इस्तीफा दें, कोई सियासी पार्टी ज्वाइन कर ले। इवन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा कि चारों मेंबर बमा चीफ इलेक्शन कमीशन 5 बनते हैं, ये फौरन इस्तीफा दें और घर जाएं, मैं इनको लाइक नहीं करता। यानी प्राइम मिनिस्टर ने कौमी असम्बली में खिताब किया, कौम से खिताब में किया, सेनेट में खिताब किया, पार्लियामेंट में खिताब किया, और इसके बाद लेकिन बहरहाल इलेक्शन कमीशन ने खामोशी इख्तियार की, इस पर एक्शन नहीं लिया। लेकिन यहाँ जब ये मिनिस्टरों का काम पड़ा, अभी अब इलेक्शन कमीशन तैयार हो गया कि हमने बल्कि उनको पैगाम दिया, मैंने ये भी उन्होंने बाकायदा जब पैगाम गए उनकी वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से उनको पैगाम गए कि तुम झंडे में तो आओगे गाड़ी बैठ के, वापस बगैर झंडे के जाओगे। तो फिर जब उन्हें ये पैगाम उन्हें मिला तो फिर उन्हें माफिया मांग रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, पांव पकड़ रहे हैं कि माफ कर दें। जो उन्होंने दुनिया भर के लाखों लोगों को के सामने तमाम टीवी चैनलों ने 15 दिन तक मुसलसल उनकी गालियां सुनाते रहे, तो अब वो कह रहे माफ कर दें। तो मैंने ये कहा था जनाब आप माफ करेंगे तो आपकी रिट खत्म हो जाएगी। वो कहेंगे कोई चीफ साहब पुराने भी, माजी भी, मौजूदा भी माफ कर देते हैं, माफ मांग लेंगे। तो माफ मांगेंगे तो आइंदा इंतखाबात में जो बेकायदगी बेइजाजगी करेंगे तो फिर आपकी रिट कहाँ रहेगी? अगर आपने अपनी इलेक्शन कमीशन की रिट बरकरार रखनी है तो आप अपना कानून आर्टिकल 204 के तहत एक्शन ले लें, पावर पूरी है। उनको 2 तरीके हैं, एक को तो 5 साल की सजा हो सकती है, और एक जो है आजम स्वाति साहब ने चूंकि इल्जाम लगाया कि आप करप्ट आदमी है, पैसे खाते हैं, उसका वो सबूत पेश नहीं कर सकेंगे तो उसको वो ताहयात नाहिल करार दे सकते हैं। उन्होंने कहा जी अच्छा, आपने हमारे पर शर्मनाक इल्जाम लगाया और उसके बाद तोहमत लगाई, जवाब हमारे पास सबूत कोई नहीं है, तोहमत लगाना इस्लाम में वैसे भी मना है, तो नाम उनको ताहयात भी नाहिल करार दे सकते हैं। लेकिन अगर ये ताहयात इस तरह के अगर फैसले करेंगे तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की रिट बरकरार रहेगी ना, वरना तो ये जाहिर है जी। तो इस तरह अच्छा की बातें दिलशाद साहब, ये जब हुआ सारा मामला हमने देखा, फिर माफीनामा जमा करवाया गया और माफी तलाफी हो गई, यानी एक जो आप बातें करें वो नहीं हो सका, और आपने कहा ये जो रिट है उसको चैलेंज करते हैं। ये भी एक बात हुई सामने कि जब ये सब मामला हुआ तो फिर एक तो ये बात कही जा रही है कि जो अगले इलेक्शन है पहले ही उनको ब्रेक करने की, उनमें धांधली करने की पूरी तैयारी कर ली गई है। अच्छा, इस मामले से ईवीएम मशीन्स को भी जोड़ा गया, और एक बात ये कि जब ये माफी का हुआ कि वहां से माफ कर, तो साथ में उसके बाद ये भी आता रहा कि हुकूमत ने जो फंड है उसके इलेक्शन कमीशन के, उसको इससे जोड़ा कि उन्होंने कहा कि हम आपको फंड नहीं देंगे। तो क्या इस तरह का कोई किसी को चैलेंज कर सकता है? इसमें भी बड़ी हैरानगी की बात है। सबसे बड़ी हैरानगी की बात यह है कि तो हर काबीना में हर तरह के आदमी होते हैं। अब फाज चौधरी साहब जो है बहुत बड़े पार्लियामेंटेरियन है, बड़ा सियासी घराना है इनका, अदलिया का भी घराना है। इनके चाचा लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी रहे और बड़े अपराइट थे। एक चचा उनके गवर्नर पंजाब भी रहे,
चौधरी अल्ताफ, इनको एहतियात करनी चाहिए अपनी लैंग्वेज में भी। पहली बात ये थी, अब जब इन्होंने बाहर आके काबीना का इजलास हुआ, अब एक बड़ी आप हैरान होंगे, इन्होंने क्या जवाब लिखा माफीनामे में। इन्होंने माफीनामे में ये लिखा है कि जनाब मैंने तो कुछ भी नहीं कहा, जो कुछ कहा वो तो काबीना का फैसला था, मैंने काबीना का मैं तर्जमान हूँ, मैंने बाहर आके कह दिया, जो काबीना ने कहा मैंने बाहर कह दिया, मेरा इसमें क्या कसूर है। ये उन्होंने सारी अपनी जिम्मेदारी डाल दी काबीना के ऊपर। अब आइए एक अहम बात, उन्होंने कहा कि जी काबीना का इजलास हुआ है और उसमें कहा कि इलेक्शन कमीशन ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल ना किया तो हम फंड रोक देंगे। लेकिन इसके साथ साथ इनके जो कोलीग मिनिस्टर जो हैं, शिबली फराज साहब बड़े अपराइट, इनकी काबीना के बेहतरीन अच्छे दोस्तों में से हैं, लोगों के भी सब लोग रिस्पेक्ट करते हैं। तो उन्होंने कहा ऐसी बात ही नहीं हुई, उन्होंने काबीना की बात ही नहीं हुई। उन्होंने ओपन कहा, तमाम चैनलों पे कहा कि बात ही ऐसी, ये तो फवाद चौधरी का अपना ज़हनी इखरा है, वो तो हम वहां कोई बैठी बात नहीं हुई। प्राइम मिनिस्टर साहब नमाज पढ़े चले गए और हम बैठे चिट चैट कर रहे थे। उनका भी अच्छा नहीं देंगे तो फंड रोक लेंगे, हम रोक लेंगे, तो मैं रोक लूंगा, मतलब कहने का यानी ये था। यानी और ना ये तो इलेक्शन कमीशन को फंड्स देने की कि हम इनको फंड्स नहीं देंगे अगर इन्होंने ईवीएम मशीन जो है वो इस्तेमाल नहीं की, या हाँ, उनको उन्होंने चैलेंज किया। ठीक है, ये बात हो रही है। लेकिन ओके, एक कह रहे हैं कि बात ही नहीं हुई, एक इलेक्शन कह रहे हैं हाँ हुई थी। ये बात बहरहाल देख रहे उस पर तमाम चैनलों ने क्या बना। अब फवाद चौधरी साहब 15 दिन तक तमाम चैनलों के सुपरस्टार बन गए, जाहिर है बैठे बिठाए सुपरस्टार बन गए। जो हमारा जो प्रोग्राम था, हमने बार बार ये कहा जी आपने आपके पास इख्तियारात क्या हैं, उस पर इलेक्शन कमीशन ने भी जवाब दिया। इलेक्शन कमीशन के दो तरीके होते हैं, एक वो जवाब डायरेक्ट देते हैं, उन्होंने इज्जत रखी, डायरेक्ट नहीं दिया। डायरेक्ट देते तो बहुत उसका बहुत खतरनाक सूरत पैदा हो जाती। तो उन्होंने इसका बाखबर जराये के हवाले से खबर निकलवा दी। होता ये भी हर गवर्नमेंट में होता है, अब महकमे में होता है। उन्होंने बाखबर जराये के मुताबिक दी कि ये कोई खिलौना नहीं है, ये कोई गुड्डी गड्डी का मैच नहीं हो रहा, हम सख्त एक्शन ले लेंगे, आप बंद तो करा के देखें फंड हमारा, हमने जो एक्शन ले रहा है हमारे तस्वर में नहीं है। ये उन्होंने बाखबर तरीके से बता दी। जबकि हमारी इतला के मुताबिक ये था कि अब अगर इन्होंने इस पर दोबारा रिपीट किया, कोई किसी मिनिस्टर ने भी दोबारा रिपीट किया, तो हम जो सरकारी स्टेटमेंट जारी करेंगे तो तुम्हारे पांव तले से जमीन निकल जाएगी। ये उन्होंने पैगाम दिया, ये एक फेडरल मिनिस्टर के जरिए पैगाम दिया कि अब अगर स्टेट मिनिस्टर के आगे तो हम जो बयान जारी करेंगे तो तुम्हारे पांव तले से जमीन निकल जाएगी। हमारे पास आर्टिकल 232 भी मौजूद है, हमारे पास आर्टिकल 220 भी हमारे पास मौजूद है। तो आर्टिकल 220 में होता है कि तमाम महकमे, वफाकी हुकूमत और सूबाई महकमे, तमाम कारपोरेशन है, तमाम सर्विस पाकिस्तान, मैं आपकी इतला के लिए अर्ज करूं, लोग सुन रहे हैं देख रहे हैं कि सर्विस पाकिस्तान का क्या मतलब है। सर्विस पाकिस्तान में आता है चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, तीनों फोर्सी जो है वो सर्विस पाकिस्तान का हिस्सा है। तो वो उनके उनके हुक्म तो नहीं हम कार्य करेंगे, उनकी मामलत करने के लिए वो तैयार हैं आर्टिकल 220 के तहत। तो ये नौबत क्यों आए, क्यों जरूरत नहीं आने की। तो लेकिन बहरहाल वो मामला खत्म हो गया और फंड तो नहीं रोक सकते। जब इलेक्शन कमीशन ऑर्डर जारी करेगा तो वजीर सेक्रेटरी द्वारा जरूरत क्या है कि वो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के फंड रोक दें, रोक नहीं रोक सकते, आर्टिकल 220 मौजूद है जी। ऑलराइट, कुंवर दिलशाद साहब, आखिरी सवाल मेरा आपसे ये होगा कि अपोजिशन की तरफ से हुकूमत पे इल्जाम लगाया जा रहा है कि एक तो ये कि आने वाला जो इलेक्शन है उसको रिग करने के लिए, उसमें धांधली करने के लिए तैयारी कर ली गई और तमाम तरीके इख्तियार करने की कोशिशें की जा रही हैं। आप इसके बारे में क्या समझते हैं? कि देखें, पाकिस्तान में जो इलेक्शन होता है वो तो हमें सोचना पड़ेगा कि कौन सा ऐसा इलेक्शन था जिसमें इस तरह की कोई चीज ना हुई हो। लेकिन जो वो कहते हैं कि जी आरटीएस बैठ गया, फिर ये कहते हैं कि ईवीएम मशीन, अब इसकी बात की जा रही है और बहुत सारी चीजें कही जाती हैं। तो क्या आप समझते हैं कि जो अपोजिशन कह रही है कि उसके साथ बहुत ज्यादा नाइंसाफी या ज्यादती हो रही है या होने जा रही है, आप ऐसा समझते हैं कि कुछ ऐसा करने की कोशिश की जा रही है? और आप अगले इलेक्शन कैसे देख रहे हैं, साफ शफाफ या क्या? बात ये है, आपका ये बड़ा तजुर्बा है, मुख्तलिफ चैनलों में आप भी एंकर रही हैं। अब आप ये देखें, इन सियासतदानों की नब्ज को आप भी समझती है, मैं भी समझता हूँ। पहली बात यह है, इन सियासतदानों ने तो कौम को मायूस किया। इन्होंने लीडर ऑफ द अपोजिशन और पीपल पार्टी पार्लियामेंटेरियन के बिलावल जरदारी ने कौमी पार्लियामेंट के मुश्तरका सेशन के फ्लोर पर खड़े होकर कहा कि अगर ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का बिल पास हो गया तो हम नेक्स्ट डे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाएंगे। तो आज तक गए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। अगर ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चले जाते
तो फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को अपना पॉइंट व्यू पेश करने के लिए सुनहरी मौका मिल जाता, और उन्होंने मुकम्मल तैयारी की हुई थी कि हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इसके जो है, इसके डीमेरिट जो हैं, इसके नुकसानात जो हैं, मुद्दात जो हैं, टेम्परिंग है या जो भी इसका तरीक़ाकार होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का, उनके पास इंटरनेशनल रिपोर्टें इकट्ठी उन्होंने कर ली थी। उन्होंने 160 मुल्कों की रिपोर्टें तैयार रखी हुई थी। 160 मुल्कों ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को रिजेक्ट कर दिया, तो वो भी उनके पास मौजूद थे। और इंडिया की जो बड़ी सियासी जमातें हैं, राहुल गांधी है, उनकी स्टेटमेंटें जो हैं, जो कहा है कि इंडिया में जो चल रही है इलेक्ट्रॉनिक चिप बदल जाती है, $10 की चिप मिल जाती है। इवन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के इंडियन दोस्त नवजोत सिंह सिद्धू जो हैं, उन्होंने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा, दिल्ली की सूबाई असेंबली में, उन्होंने कहा ये जो है, अगर इंडिया में मैनुअल तरीके से इंतखाबात हो तो नरेंद्र मोदी की पार्टी की जमानत जब्त हो जाए। ये लफ्ज कहे उसने। मशीन हो या वो ना हो, दोनों तरीकों से धांधली के इतने बहुत सारे तरीके हैं कि उनको रोका नहीं जा सकता। तो आप क्या समझते हैं कि क्या अगले इन इलेक्शंस में ईवीएम मशीन इस्तेमाल हो सकती हैं या इसका ऑप्शन आउट हो चुका है? बड़ी अहम बात यह है, जो मैं बताना चाहता हूँ इसके अंदर, सबसे बड़ी अहम बात यह है कि ये अच्छा सिस्टम है। मैंने भी बड़ा काम किया, आपने भी देखा है, आप दुनिया के तमाम बजट किए हुए हैं। मैं अमेरिका गया 2008 में, मैं ओबामा का सदारती इलेक्शन को हमने देखा। अमेरिका की रवायत होती है, वो एज ऑब्जर्वर नहीं बुलाते, वो कहते हैं हमारे सिस्टम को समझने के लिए तशरीफ ले आए। तो हम चले गए, तो वहाँ हमारे साथ चीफ इलेक्शन कमिश्नर काजी फारूक साहब मौजूद थे। जब हमने वाशिंगटन में पोलिंग स्टेशन पर देखा तो दो ग्रुप थे। एक ग्रुप ऐसा था जो मैनुअल तरीके से वोट कास्ट कर रहा था और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की तरफ नहीं जा रहा था। तो मेरे साथ नेपाल के चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इंडिया के चीफ इलेक्शन कमिश्नर, बांग्लादेश के चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी खड़े थे। तो हमारे चीफ इलेक्शन ने सवाल किया था, आप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे क्यों नहीं करते? तो वहाँ ख्वातीन थी, उन्होंने कहा वो तो फ्रॉड है जी, हम नहीं करते उसका, टेम्परिंग हो जाती है, हम तो अपना मैनुअल करेंगे। तो वहाँ दो सिस्टम चल रहे हैं, मैनुअल भी। अब हम भी ये चाह रहे हैं, अब ये बड़ा अच्छा फैसला किया है इलेक्शन कमीशन ने कि जो मेयर के जो इंतखाबात हो रहे हैं इस्लामाबाद में, ये तो एक छोटा सा इलेक्शन है, उसको पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर वो इसको इस्तेमाल करेंगे। और उन्होंने शिवली फराज से मुलाकात करने के बाद ये फैसला कर लिया कि हमें आप 4000 के लगभग इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रोवाइड कर दें, तो हम इसको अपने मैनुअल तरीके से भी करेंगे और हम आपको भी ये पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर भी दिखा देंगे। अगर ये सही साबित हो गया तो मुमकिन है कि आइंदा जो है आगे बढ़ के फैसला हो जाए। तो शिबली फराज साहब ने बड़ा अच्छा बयान दिया। शिबली फराज साहब ने ये कहा कि जनाब, ये जो लोकल गवर्नमेंट के जो इंतखाबात हो रहे हैं उस पर तो ये सिस्टम नाकाम है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन कामयाब नहीं है, लेकिन मेयर का इंतखाब जो होता है वो एक ठीक है, मुख्तसर सा होता है, एक पैनल होता है, उस पर हो सकता है। लेकिन निचली सतह के यूनियन कौंसिल लेकर जिला लेवल तक के जो कौंसलर हैं, उनका इंतखाबात लोकल गवर्नमेंट में ये नहीं हो सकता। ये बात दुरुस्त फरमाई उन्होंने, उस पर इलेक्शन कमीशन भी एग्री कर गया, वो भी देखेंगे। अब ये इलेक्शन मार्च में हो रहे हैं लोकल गवर्नमेंट के, उसमें अगर ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का तजर्बा कामयाब हो जाता है तो कोई भी स्टेप बाय स्टेप करे हमारे, तो हम इसके ऊपर ज्यादा बढ़ सकते हैं। अच्छी बात है, करना चाहिए, लेकिन स्टेप बाय स्टेप कर ले। इंडिया ने 25 साल लगाए हैं, तो आप कुछ अरसा दे दें और ये हमारे लोकल गवर्नमेंट के भी हो जाए, जिमनी इलेक्शन भी हो जाए। अगर ये तजर्बा कामयाब हो जाता है, देखो ये बात ही होता है, ये झूठ बहुत बोला जाता है। तो ठीक है, कोई टेम्परिंग का भी रास्ता बंद हो सकता है, चिप बदलने का रास्ता भी बंद हो सकता है, सॉफ्टवेयर में अगर कोई गड़बड़ करना चाहे तो वो भी रुक सकता है। तो वो सारे मामले हर जगह का तो कोई रास्ता। आरटीएस भी बैठ सकता है। आरटीएस में मैं बताऊंगा आपको, आरटीएस में ये हुआ कि हमने इस पर बड़ा गौर किया, देखा आरटीएस जो बनाया था ना, वो बनाया था नादरा ने। तो नादरा इसलिए तो इलेक्शन कमीशन ने खामोशी, उस टाइम के चीफ इलेक्शन ने खामोशी इख्तियार कर ली, और खामोशी इख्तियार ना करते तो बहुत बात आगे तक जाती। तो आरटीएस जो था वो बनाया था सॉफ्टवेयर 18 करोड़ रुपए लेकर नादरा ने। तो वहां जो उनको जो मोबाइल दिए गए ना हमारे प्रिजाइडिंग ऑफिसरों को, वो छोटे छोटे 2-2 हजार रुपए के, तो उसमें तो वो स्मार्ट मोबाइल ही नहीं थे, और जिस वक्त सारा जोर पड़ा बैठ गया। तो सही तौर पर गवर्नमेंट भी जवाब नहीं दे सकी, इलेक्शन कमीशन भी जो है वो भी शर्मिंदगी में डूब गया, और तो ये सारा मामला होगा। लेकिन बहरहाल उसमें कोई कंट्रोवर्शियल है पॉइंट उसका, वो मैं एग्री ठीक है। करता हूँ। अच्छा कुंवर दिलशाद साहब, बस एक नेक्स्ट इलेक्शन जो आप होते हुए आप जाहिर आप देख रहे हैं, 2 साल के बाद इलेक्शन में हम जा रहे हैं, इससे भी कम टाइम रह गया, तो आप हमेशा की तरह या इस मरतबा बहुत ही ज्यादा कोई धांधली के चांसेस नजर आ रहे हैं आपको?
मुझे ये नजर आ रहा है कि अगर मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा और उनकी टीम जो है मेंबर इलेक्शन कमीशन, अगर अपनी विल पावर पर स्टैंड खड़े रहे तो गड़बड़ नहीं होगी, क्योंकि डस्का के इलेक्शन के बाद वो ऐसी इबरतनाक सजा देने का ड्राफ्ट बना रहे हैं कि कोई पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी जो है वो इलेक्शन में गड़बड़ नहीं करेगी अगर ये मौजूदा सेटअप इलेक्शन कमीशन का बरकरार रहा। मैंने खुद सुना है कि जिस वक्त उन्होंने तलब किया चीफ सेक्रेटरी पंजाब को, उन्होंने चीफ इलेक्शन कमीशन के पांव पकड़ लिए। उनका सर मैं कुछ कह नहीं सकता, मगर ठीक है आइंदा जरा मोहतात रहना। आईजी पंजाब ने उनके पांव पकड़े चीफ इलेक्शन कमिश्नर के, उनका सर माफ कर दें। तो आप ये पहली दफा ऐसा हुआ है, पहली दफा ऐसा हुआ है। अब अगर इस तरह अभी सजा दे रहे हैं, बहुत बड़ी सख्त सजा दे रहे हैं, ये वजीर आला अपना पंजाब को भी नोटिस जारी होगा कि आपका डिप्टी सेक्रेटरी वहां पसरोर में क्या कर रहा था, उसको भी नोटिस जारी होगा। और जब उसको सजा मिलेगी, डिप्टी सेक्रेटरी को डिसमिस किया जाएगा, बरतरफ किया जाएगा, तो खुद ही बोल पड़ेगा फिर मुलाजिम बचाने के लिए मुझे किसने भेजा था पसरूर। तो ये रास्ता बहुत आगे तक जाएगा। अगर ये मौजूदा इलेक्शन कमीशन में इसी तरह की विल पावर रही और अपने स्टैंड रहा, तो मुझे उम्मीद है, तसल्ली है कि आइंदा इंतखाबात में वो जो लोग शक व शुबा कर रहे हैं वो नहीं होगा। लेकिन हमारी अपोजिशन को भी चाहिए कि जो फ्लोर पे खड़े होकर बातें करते हैं तो उस पर अमल दरामद तो कर लें। आप सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं गए? आप इसका जवाब दें ना हमें। ये आप धांधली होगी, धांधली होगी, धांधली तो होती रहेगी, लेकिन पहली बात तो सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं गए? इस लिहाज से क्यों नहीं गया था? तुमने को धोखा दिया। अब इलेक्शन कमीशन को तरह छोड़ दिया। अगर इस सुप्रीम कोर्ट में चले जाते तो सारे मामला या फंड रुकना थे, ना कुछ बात होनी थी, ना किसी बदतमीजी होती, ना जबान दराजी होनी थी। लेकिन नहीं गई ना सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में। तब आप अपनी वसातों से ये इन पर सवाल करें हमारी अपोजिशन के रहनुमाओं से कि आपने तो फ्लोर पे खड़े होकर कहा था हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, आज 25 दिन हो गए, आप सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं गए? तो ये बात सबसे बड़ी है। लेकिन इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास बड़ी अहम है, उन्होंने बड़ा अच्छा फैसला किया और उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर जो है अपना उन्होंने अपनी राय को इस तरीके से कुछ लचक दिखा दी कि हम लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन में, मेयर के इलेक्शन जो है वो हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में कोई हर्ज नहीं, करवा दें तो फिर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान भी होगा। तो पहली अहम बात यह उस वक्त निगरान गवर्नमेंट होगी। सबसे बड़ी बात, अगर अपोजिशन शफाफ इंतखाबात कराना चाहती है तो उस वक्त इमरान खान भी अपोजिशन भी होंगे ना, गवर्नमेंट में तो नहीं होंगे। तो उस वक्त ना वो जो निगरान गवर्नमेंट बनेगी, अगर वो सही तरीके की निगरान गवर्नमेंट बन जाए तो फिर इंशाअल्लाह शफाफ इंतखाबात हो जाएंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया कुंवर दिलशाद